चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में निर्णायक बदलाव हुए। तो पिछले दशक में भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति मजबूती, स्पष्टता एवं आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। रक्षा क्षमता को मजबूत करना तो 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। घरेलू उत्पादन तो पिछले 10 वर्षों में यह 3 गुना बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत खरीद यानी भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित IDDM यानी खरीद भारतीय IDDM को प्राथमिकता दी जाती है। सृजन पोर्टल और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना है। रक्षा निर्यात ये पिछले दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया। अब भारतीय हथियार और उपकरण 100 से ज़्यादा देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया आदि के निर्यात किए जाते हैं। अन्य सुधार तो पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में FDI को दाग बनाया गया है। IDEX और प्रौद्योगिकी विकास नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आतंकवाद रोधी सख्त नीति देखते हैं तो आतंकी हमलों के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में जैसी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। 2025 में घोषित सुदर्शन चक्र मिशन का लक्ष्य 2035 तक एक भविष्योन्मुखी व स्वदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 न्यू नॉर्मल्स तो घरेलू मोर्चे को सुरक्षित करना, वामपंथी उग्रवाद पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। इसके साथ ही हिंसा और लोगों के हताहत होने की संख्या में 85% की कमी आई है। वित्तीय समावेशन और खाद्यान्न और डेयरी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन स्वदेशी चिप डिजाइन और उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 न्यू नॉर्मल्स तो आतंकवादी हमलों का कठोर जवाब दिया जाएगा। परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं किया जाएगा। आतंकवादी और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी वार्ता में पहले आतंकवाद पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, बात की हमने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 न्यू नॉर्मल्स की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना। तो यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए दीजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक डिजिटल क्रांति और सेवाएं पहुंचाना है। यह केरल के अक्षय प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसने मलप्पुरम को भारत का पहला साक्षर जिला बनाया था। इसके विषय में देखते हैं डिजिटल साक्षरता के। तो यह व्यक्तियों और समुदाय द्वारा अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने तथा उनका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करती है। डिजिटल रूप से साक्षर परिवार का अर्थ है कि परिवार का कम से कम एक सदस्य यानी 5 वर्ष या उससे अधिक आयु कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। सामाजिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव तो सरकारी कार्यकुशलता में सुधार, किसान कॉल सेंटर्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स जैसी परियोजनाएं सेवा के वितरण की पारदर्शिता एवं गति बढ़ाती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी वैश्विक स्तर पर जानकारी को हासिल करने, बेहतर निर्णय लेने और सामाजिक जीवन व पारिवारिक संबंधों में सुधार में मदद करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी तो यह नागरिकों को शासन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन में तेजी तो यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस जैसी परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में भी मदद करती है। यह विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ICT कौशल प्रदान करती है और आजीविका के अवसरों को बढ़ाती है। भारत में डिजिटल साक्षरता से संबंधित चिंताएं देखते हैं तो इंटरनेट का नैतिक उपयोग। इंटरनेट के अनुचित उपयोग से फर्जी खबरें फैल सकती हैं, जिससे सामाजिक अशांति, सांप्रदायिक दंगे, कट्टरता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जैसे कि यूजर ID, पासवर्ड या OTP को साझा नहीं करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। साइबर सुरक्षा के खतरे तो साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके लिए दूर बैठे शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले साइबर हमलों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। भारत में प्रथम डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में केरल की उपलब्धि समावेशी डिजिटल रूपांतरण के लिए एक सफल मॉडल को दर्शाती है। फिर अगली न्यूज़ है, भारत को व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने और अपने तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए स्थिर, भरोसेमंद एवं कानूनी रूप से स्पष्ट परिवेश बनाने के लिए भारत को व्यापक घरेलू कानूनों की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी कंपनियां भी शामिल होने लगी हैं।
अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाएं और हालिया उपलब्धियां। तो तीव्र प्रगति की बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति की है तथा स्वयं को अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के बराबर खड़ा किया है। प्रमुख उपलब्धियों में कम खर्च वाला मंगलयान मिशन, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग आदि शामिल है। भविष्य के मिशन, गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आदि। भारत का मौजूदा विनियामक ढांचा, व्यवस्थित और क्रमिक दृष्टिकोण अंतरिक्ष उद्योग के लिए मानकों की सूची 2023 अभियानों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 तो गैर सरकारी संस्थाओं के लिए प्रोत्साहित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण प्रदान करती है। स्पेस ने 2024 में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को लागू करने के लिए मानदंड, दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की थी। इसका उद्देश्य कुछ जमीनी गतिविधियों का समाधान करना और उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता क्यों है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करना। भारत ने बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ये समझौते अपने आप लागू नहीं होते। इन्हें व्यवहारिक रूप से लागू कराने के लिए घरेलू कानूनों की जरूरत होती है। कानूनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता तो नीतियां मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकती है, लेकिन केवल वैधानिक कानूनी अनुपालन को अनिवार्य बना सकते हैं तथा कानूनी स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। परिचालन संबंधी चुनौतियां, विनियम के बदलाव अंतरिक्ष उद्योग के समक्ष परिचालन संबंधी गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं। इससे बेवजह देरी होती है और अलग अलग मंत्रालयों से अनुमति लेने के कारण अनावश्यक भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। उद्योग का दृष्टिकोण तो अंतरिक्ष संबंधी तकनीक के दोहरे उपयोग की प्रकृति के कारण विशेष प्रकार की जटिलताएं निर्मित होती हैं, जैसे देरी होना, बिना अधिक सरकारी नियंत्रण के बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करने की जरूरत, हितों के टकराव से बचने के लिए स्वतंत्र अपीलीय निकाय की आवश्यकता आदि। निष्कर्ष देखते हैं। यदि एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाया जाए और इन स्पेस जैसी विनियामक संस्थाओं को कानूनी अधिकार दिए जाए तो इससे सरकार व निजी क्षेत्र दोनों को जरूरी कानूनी स्पष्टता, पूर्वानुमेयता तथा परिचालन में निश्चितता मिलेगी। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और बाह्य अंतरिक्ष में भारत की जिम्मेदारी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। फिर नेक्स्ट है, CCPA ने भ्रामक विज्ञापन के लिए रैपिडो ऑनलाइन राइड पर जुर्माना लगाया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो के उन विज्ञापनों पर संज्ञान लिया है जिनमें उपभोक्ताओं से 5 मिनट में ऑटो नहीं तो 50 पाएं और गारंटी ऑटो का वादा किया गया था। जांच के बाद ये विज्ञापन झूठे, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पाए गए। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े नैतिक मुद्दे देखते हैं तो अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उल्लंघन, इसके कारण सूचित करने के अधिकार, चुनने के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए रेड बुल ग्रीस यू विंग्स अभियान, जिसमें झूठे फंक्शनल फायदे दिखाए गए थे, उस पर गलत प्रस्तुतिकरण के लिए जुर्माना लगाया गया था। उपयोगितावाद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे समाज को लंबे समय में हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए वॉक्सवैगन के क्लीन डीजल अभियान का ग्रीन वॉशिंग मामला, जिसमें किसी वाहन को पर्यावरण के अनुकूल बताकर उसका गलत विज्ञापन किया गया था। कांड के निरपवाद कर्तव्यादेश का उल्लंघन तो भ्रामक विज्ञापन मनुष्यों को केवल मुनाफा कमाने के साधन के रूप में देखते हैं। हानिकारक सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, जैसे फेयर एंड लवली का विज्ञापन जिसमें गोरे रंग को सुंदरता से जोड़ दिया गया है, इससे नस्लीय पूर्वाग्रहों को बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा तो उदाहरण के लिए जॉनसन बेबी पाउडर का विज्ञापन तब भी किया गया जब इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिम सामने आए थे। JS मिल का हानि सिद्धांत तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता तब तक स्वीकार्य है जब तक उससे दूसरों को हानि न पहुंचे। भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यह भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित करता है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड का प्रावधान करता है। साथ ही CCPA को इसकी जांच करने का अधिकार देता है। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 इसे CCPA ने जारी किया। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यह खाद्य गुणवत्ता से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड निर्धारित करता है। और औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 तो यह ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो चमत्कारिक गुणों या अप्रमाणित लाभों का दावा करते हैं। फिर अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है डल झील। तो डल झील पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर के पूर्वी भाग में स्थित है। यह झील झेलम नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 18 वर्ग किलोमीटर है। ये एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जो अपने फ्लोटिंग गार्डन सहित 21.1 किलोमीटर में फैली हुई है। श्रीनगर की डल झील के जल का प्रमुख स्रोत अरा नदी है जो टेल बल नामक गहरी नाला से होकर उत्तर दिशा की ओर बहती है। आर्द्रभूमि को पुलों, सड़कों आदि द्वारा 4 बेसिनों
गगरीबल, लोकुडल, बोडल और नागिन में विभाजित किया गया है। फिर नेक्स्ट है सहकारी बैंकों के लिए आधार आधारित सत्यापन फ्रेमवर्क। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इस फ्रेमवर्क का अनावरण किया। सहकारी बैंकों के लिए आधार आधारित सत्यापन फ्रेमवर्क के विषय में देखते हैं। उद्देश्य है सहकारी बैंकों को आधार नंबर आधारित सत्यापन सेवा का उपयोग करके ग्राहकों को जोड़ने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए वित्तीय सेवाओं से वंचित आबादी तक पहुंचने में सक्षम बनाना। प्रक्रिया केवल राज्य सहकारी बैंक ही सत्यापन उपयोगकर्ता एजेंसियों और ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियों के रूप में UIDAI के पास पंजीकृत होंगे। इसमें जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को DCB-ID नामक एक नई पहचान देने का प्रस्ताव है जो राज्य सहकारी बैंकों के भीतर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगी। फिर नेक्स्ट है भारत डच रणनीतिक जल साझेदारी। तो केंद्र सरकार ने राज्यसभा को भारत और नीदरलैंड के बीच जल पर चल रही रणनीतिक साझेदारी के बारे में जानकारी दी। इस साझेदारी पर 2022 में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के अवसंरचना एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य है भारत और नीदरलैंड के बीच जल सुरक्षा, उपलब्धता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना। उत्कृष्टता केंद्र तो IIT दिल्ली और नीदरलैंड सरकार के सहयोग से इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर स्थापित किया गया। मुख्य फोकस क्षेत्र शहरी जल और नदी प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भू स्थानिक प्रौद्योगिकियां, जल गुणवत्ता तथा नदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था। भारत के महारजिस्ट्रार ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सभी मामलों के पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने को कहा है। इनकी नियुक्ति जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत होती है। मंत्रालय है केंद्रीय गृह मंत्रालय। महत्वपूर्ण दायित्व तो आवास गणना एवं जनगणना आयोजित करना। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। अन्य कार्य है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना, मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित करना आदि। फिर नेक्स्ट है स्माइल योजना। तो हाल ही में भारत सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। स्माइल से आशय सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। योजना का प्रकार है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, क्रियान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसमें 2 योजनाएं शामिल हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। उठाए गए कदम तो पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक योजनाओं से जोड़ना आदि। फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और उसके अधिकारियों को ऐसे विशेषाधिकार और संरक्षण प्रदान किया है जो आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलती है। IBCA की शुरुआत 2023 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से स्थापित किया। यह एक बहुउद्देशीय बहुएजेंसी गठबंधन है। इसमें बिग कैट्स के प्राकृतिक प्रियावास वाले 95 देश यानी रेंज देश और वे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स के प्राकृतिक प्रियावास नहीं है लेकिन वे बिग कैट्स के संरक्षण में रुचि रखते हैं। उद्देश्य 7 बिग कैट्स प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना। इसका मुख्यालय भारत में है। सदस्य 12 देश भारत सहित। फिर नेक्स्ट नाटो। तो नाटो स्वीडन में एक लॉजिस्टिक्स बेस स्थापित करने पर विचार कर रहा है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। स्थापना इसकी अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य वर्तमान में 32 हैं। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश है स्वीडन जो कि 2024 में इसमें सम्मिलित हुआ है। उद्देश्य इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था। वर्तमान में इसके सदस्य किसी भी बाहरी खतरे से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुच्छेद 5 इसमें कहा गया है कि नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों के बीच विरुद्ध हमला माना जाएगा। फिर नेक्स्ट समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने URET व्यवस्था को समाप्त कर दिया। URET का उद्देश्य बिजली उपभोक्ता को एक समान टैरिफ प्रदान करना था। ऐसा केंद्रीय पुलों के भीतर समान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रतिस्पर्धी बोली दरों का औसत निकालकर किया जाता था। इसका उद्देश्य विद्युत की बोली आधारित कीमतों में गिरावट के परिणाम स्वरूप खरीदारों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का समाधान करना था। समाप्ति के कारण 3 वर्ष की निश्चित अवधि में टैरिफ की अनिश्चितता के कारण
क्रेता विद्युत बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर करने में अनिच्छुक थे। इस अनिच्छा के परिणाम स्वरूप परियोजनाएं रुक गई। इस कदम से बिजली के शुल्क निर्धारण को पारदर्शी और सुगम बनाने तथा देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है लेबनान, राजधानी बेरूत। तो हाल ही में यूनिसेफ ने लेबनान में गंभीर जल संकट को लेकर चिंता जताई। वहीं UNIFIL ने ब्लू लाइन के पास इजरायल की लगातार गोलीबारी की सूचना दी। लिटानी नदी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार लेबनान का सबसे बड़ा जलाशय लेक कराउन में जलस्तर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गया। लिटानी नदी लेबनान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। यह बेका घाटी से होकर बहती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजरायल के दक्षिणी लेबनान से कब्जे के बाद उसकी वापसी की पुष्टि के लिए निर्धारित सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ विड्रॉल है। यह रेखा लगभग 120 किलोमीटर लंबी है और यह लेबनान की दक्षिणी सीमा व इजरायल की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें इसकी, तो लेबनान पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र में स्थित संकरा भूभाग है। भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। इसके उत्तर में और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल। भौगोलिक विशेषताएं, लेबनान 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है। भूमध्य सागर के किनारे संकरा तटीय मैदान, लेबनान पर्वत यानी जबल लुबनान, बीका घाटी और एंटी लेबनान और हर्मोन पर्वतमाला। जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु, सर्दियों में आर्द्र और गर्मियों में शुष्क। ठीक है, ये बात की हमने लेबनान की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।